अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पोल्यूशन की। वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली और एनसीआर के शहर गैस चैम्बर में तब्दील हो चुके हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि दिल्ली एनसीआर के शहरों में एक्यूआई का लेवल 400 के पार जा चुका है, जिसका मतलब सीधे तौर पर यह हुआ कि दिल्ली एनसीआर की हवा सांस लेने लायक नहीं बची है। हालात बिगड़ते देख फौरन ग्रैब का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है, जिसके तहत दिल्ली एनसीआर में निजी निर्माण, तोड़फोड़, रंगाई पुताई, ड्रिलिंग के काम पर रोक होगी। यहां तक कि दिल्ली सरकार ने 2 दिनों तक स्कूलों को भी बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली से लेकर नोएडा और गाजियाबाद तक, गुरुग्राम से लेकर फरीदाबाद तक हवा किस कदर जहरीली हो चुकी है, इसकी गवाही अलग अलग शहरों से आई ये तस्वीरें दे रही हैं। इस स्मॉग संकट के कारण आज सुबह विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि न तो इमारतें साफ नजर आ रही थी और न ही सूरज की किरणें धरती तक पूरी तरह से पहुंच पाई, जो इस बात का साफ इशारा है कि दिल्ली एनसीआर के शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। सफर की ओर से जारी एक्यूआई के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार रिकॉर्ड किया गया है। पड़ोसी राज्य हरियाणा के फरीदाबाद में 448, सोनीपत में 458 दर्ज किया गया एक्यूआई लेवल, जबकि यूपी के नोएडा में 436, ग्रेटर नोएडा में 478 और गाजियाबाद में 414 एक्यूआई दर्ज किया गया। एक्यूआई इतना है कि मानो आप किसी इंडस्ट्री में रहते हैं या यहाँ नजदीक में कोई गैस चैम्बर है। दिन का वक्त है अभी, और अगर मैं अपने सहयोगी से कहूँ और वो आपको ये खुला आसमान दिखाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप दिल्ली में नहीं, किसी ऐसी जगह आप पहुंचे हैं जहां पर कोई फैक्ट्री है, जहां से धुआं निकल रहा है। ये दम घोटू जो हवा है, इसमें लोगों का सांस लेना भी अब मुश्किल हो गया है। जो लोग बीमार हैं उनके लिए ये अलर्ट जैसी सिचुएशन है, क्योंकि इस सिचुएशन में जो आम इंसान है वो भी बीमार पड़ सकता है, क्योंकि एक्यूआई 500 के पार पहुंच गया है। हालांकि सरकार और हर संभव जो विभाग है जो इसके लिए जिम्मेदार है वो काम पर भी है। सरकार लगातार कई ऐसे एक्शन प्लान्स लेकर आई है जिससे प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके। एक्यूआई के इन बढ़ते आंकड़ों को देखकर फौरन सरकारी एजेंसी एक्शन में आई और दिल्ली एनसीआर में जगह जगह वाटर स्प्रिंकल से पानी का छिड़काव शुरू कर दिया गया, ताकि धूल के बेहद महीन कणों को उड़ने से रोका जा सके। इस इलाके में प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहद खतरनाक स्थिति में है। एक्यूआई लेवल 850 के पार है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिससे ही दिल्ली के आनंद विहार इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 850 के पार पहुंचा है। पूरा सरकारी तंत्र इस वक्त आनंद विहार इलाके में जो है वो आपको नजर आएगा। तमाम स्मोक गन्स जो है वो यहाँ पर आपको खड़ी हुई नजर आएंगी। लगभग अगर कहा जाए तो 12 से 15 यहाँ पर स्मोक गन्स जो है वो लगाई गई है, ताकि इस पूरे हॉटस्पॉट एरिया को पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। आप लाइन से देख सकते हैं ये तस्वीरों में कि किस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग की जो टीमें हैं वो आनंद विहार इलाके में इस वक्त जो है वाटर का स्प्रिंकलिंग जो है वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा डस्ट पार्टिकल जो है वो इस इलाके में है, क्योंकि ये पूरा इलाका आनंद विहार का है जो कि बॉर्डर से लगता हुआ है। एक तरफ अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की सीमा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली है। ऐसे में जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, बसें हैं, जिनसे सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है वो इस इलाके में आती है। और दिल्ली में हर बार ये जो पूरा इलाका है वो सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट का जो है वो बना रहता है। और यही वजह है कि आप लाइन से देखेंगे तो कई किलोमीटर तक आपको यहाँ पर ये स्प्रिंकलिंग जो गाड़ियां हैं वो पीडब्ल्यूडी विभाग की इस वक्त जो है वो नजर आएंगी। इतना ही नहीं, गैस चैम्बर में तब्दील हो चुके दिल्ली एनसीआर के शहरों में हालात जल्द से जल्द बेहतर हों, इसके लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और बिना वक्त गवाए ग्रैब के स्टेज 3 को लागू कर दिया गया, जिसके तहत अब गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक रहेगी। दिवाली से पहले लोग रंगाई पुताई, ड्रिलिंग का काम भी नहीं करवा पाएंगे। वहीं दिल्ली में पेट्रोल की BS3 और डीजल की BS4 इंजन वाली गाड़ियों को चलने से भी रोका गया है। ये पाबंदी कमर्शियल वाहनों के साथ साथ प्राइवेट गाड़ियों पर भी लागू होगी। साथ ही साथ
दिल्ली के सभी स्कूल नर्सरी से 5वीं कक्षा तक 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा डीएमआरसी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए मेट्रो ट्रेनों के फेरों में भी बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक आज से मेट्रो ट्रेनें 20 एक्स्ट्रा फेरे और लगाएंगी। दिल्ली के अंदर कठोर कदम सरकार ने उठाने का निर्णय लिया है। दिल्ली में अब ग्रैब 3 को लागू कर दिया गया है। ग्रैब 3 के अंदर कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पे रोक लगा दिया गया है। दिल्ली के अंदर व्हीकल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मेजर लिए जा रहे हैं। स्कूलों को 2 दिन के लिए 5वीं क्लास तक के लिए बैन कर दिया गया है। दिल्ली में पेट्रोल की BS3 और डीजल की BS4 गाड़ियों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो प्रतिबंध जो पहले से चल रहे थे उनको लागू करते हुए नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में जो हालात इन दिनों बने हैं वो पहली बार नहीं है। बीते कई सालों में सर्दियों के आते ही वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर हो जाती है और लोगों का सांस लेना दूभर हो जाता है। इस साल भी हालात ज्यादा बेहतर नहीं है। इन हालात में किसी को आंखों में जलन महसूस हो रही है, किसी को सांस लेने में दिक्कत है तो किसी को गले में खराश है। सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आंखों में आगे ऐसे धुआं सा आ जाता है। मुश्किल तो है, सारी वो रहती है, धुंध वगैरह रहती है और धुंध में ऐसा ही रहता है। कुछ भी मौसम साफ नहीं है, देखो कैसा हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में गिरावट और हवा की बेहद धीमी रफ्तार के कारण ये हालात अभी कुछ और दिन ऐसे बने रह सकते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें और सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों पर सख्ती से अमल करें ताकि वायु प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई को जीता जा सके। दिल्ली से नीतू झा और सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और प्रदूषण से चल रही जंग में सारी व्यवस्थाएं नाकाफी और नाकाम दिख रही हैं। सभी तरह की कोशिशों के बावजूद बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाना मुश्किल हो रहा है। हर साल फिर गैस चैम्बर बनती दिल्ली में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सांस और दिल के मरीजों का अस्पताल में तांता लगना शुरू हो गया और इस प्रदूषण से बच्चे और बुजुर्ग ही नहीं बल्कि कामकाजी नौजवानों को भी खतरा है। और ऐसे में इस दम घोटू वातावरण में अपने बचाव की जिम्मेदारी खुद पर है। करीब 15 दिनों तक हालात इसी तरह के बने रहने की आशंका है। अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए सभी को अपना ख्याल खुद रखना होगा। हर एक शख्स को खुद जरूरी कदम उठाने होंगे। अगर जरूरी काम है तभी आप घर से बाहर निकलें। कोशिश आप ये करें कि काम नहीं होने पर ज्यादा से ज्यादा आप घर के अंदर ही रहें। इसके अलावा सेहतमंद रहने के लिए पार्क, सड़कें या खुली जगह वॉक करने वाले लोग सुबह या फिर शाम टहलने से थोड़ा सा बचें। घर से बाहर निकलने पर आप मास्क या फिर चश्मा जरूर पहन लें। अगर AQI लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है तो अपनी आंखों को बीच बीच में ठंडे पानी से जरूर धोते रहें। इतना ही नहीं बल्कि घर में रहने के दौरान भी गर्म पानी या फिर गुनगुना पानी ज्यादा से ज्यादा आप पिए। सांस लेने में तकलीफ होने पर तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आप पहले से बीमार हैं तो उसके लिए, खासकर जो लोग सांस की बीमारी से ग्रसित हैं, बढ़ता प्रदूषण आपकी सेहत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसलिए आपको ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। असल में हवा में खतरनाक केमिकल के कण मौजूद हैं जो सांस लेते वक्त शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कई बीमारियां हो सकती हैं। पूरी दुनिया में वायु प्रदूषण के चलते लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में तमाम तरह के प्रदूषण से सिर्फ भारत में ही मरने वालों का आंकड़ा 23 लाख के करीब है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। यानी कई देशों की तरह भारत में प्रदूषण से हालात बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। जिनको नॉर्मल लंग्स हैं उनके लिए भी खतरनाक है, तो जिनका ऑलरेडी फेफड़ों में कोई बीमारी है उनके लिए तो और भी ज्यादा खतरनाक है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनके लंग्स और फेफड़े पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, डिजीज्ड हैं, क्षतिग्रस्त हैं। तो और जो ऑक्सीजनेशन की
प्रॉब्लम्स हैं, जो बाहर का प्रदूषण अंदर इनहेल करके जो अंदर सांस में जाता है उसका असर वहाँ ज्यादा होगा और उतना ही लंग्स का रिजर्व कैपेसिटी और कम होगा। और वो कई बार ये जो पेशेंट होते हैं कई दवाइयां खा रहे होते हैं या किसी और वजह से उनके अंदर की शक्ति, बीमारी से लड़ने की शक्ति थोड़ी सी कम ही होती है नॉर्मल से, तो वो जल्दी उनको इन्फेक्शंस और बीमारियां पकड़ने का भी चांस होता है। तो डेफिनेटली उनको काफी ज्यादा नॉर्मल आदमी से कहीं ज्यादा उनको रिस्क है। जो ऑलरेडी जिनको कोई भी फेफड़े की बीमारी है उनको तो यही बोलेंगे कि थोड़ा सा बाहर के एनवायरनमेंट पर ध्यान रख के बाहर निकलें। जिस वक्त जो बैड डेज हैं उन बैड डेज में ज्यादा बाहर ना निकलें, इंडोर्स ही रहें जितना हो सके। जो भी कुछ वॉकिंग वगैरह करनी हो घर के अंदर ही कोशिश करके कर लें। स्पेशली अर्ली मॉर्निंग्स और इवनिंग्स में बाहर जाना इतना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि उसी टाइम पे एयर क्वालिटी ज्यादातर सबसे खराब रहती है। अगर जाना है तो जब दिन में थोड़ा धूप वगैरह हो, बेटर टेम्परेचर हो, जैसे दिसंबर जनवरी में तो बहुत ठंड होती है, उस टाइम पे ऑब्वियसली सुबह या शाम को बाहर निकलना स्पेशली बुजुर्ग लोगों के लिए तो बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं होगा। तो दिन में जब धूप निकल रही हो 11, 12, 1 बजे वो बेटर टाइम होगा, अगर हो सके तो उस टाइम पे निकलें, वरना अंदर यूजली रहें और अंदर ही अपनी एक्टिविटी जितनी हो सके करें। सिमिलरली बच्चों के लिए भी वही, हालांकि उनको खेलना जरूरी है बट अगेन अगर हो सके तो उस टाइम पे जाएं जब बाहर तो थोड़ा सा ठंड कम और थोड़ा सा एयर क्वालिटी बेटर हो सकता है कुछ दिनों के लिए उनको भी अंदर रहना पड़े, जो बहुत पुअर डेज होते हैं उस टाइम पे वो भी, क्योंकि जब ये लोग खेलते कूदते हैं जितना ये सांस अंदर लेते हैं वो एक नॉर्मल ब्रीदिंग से ऑलमोस्ट कई गुना ज्यादा होता है। सो आप देख लीजिए उतना ही गुने ज्यादा ये अंदर खराब टॉक्सिक एयर भी ले रहे हैं। बच्चों के फेफड़े 8 साल तक विकसित होते रहते हैं। ऐसे में जरूरी है कि नवजात शिशुओं के साथ ही कम से कम 8 साल तक के बच्चों पर खास ध्यान दें। स्मोक के समय बच्चों के खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, वरना बच्चों को अस्थमा और एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि इस माहौल में पौष्टिक और संतुलित खान पान की मदद से बच्चों को प्रदूषण के प्रभाव से काफी हद तक बचाया जा सकता है। आधे से ज्यादा बच्चे कहते हैं आलू खाता है, पोटैटो को सब्जी समझते हैं। हरी सब्जियों का सेवन, अगर बच्चे की हम सेहत की बात करें, खाने की बात करें, 1/4 जो मील है वो हरी सब्जी होना चाहिए, 1/4 फल होना चाहिए, 1/4 कार्बोहाइड्रेट जिसमें कि चावल रोटी वगैरह हो गया और 1/4 प्रोटीन जिसमें एग हो गया, दाल हो गया, उसके साथ दूध या दही और पानी का खूब सारा सेवन होना चाहिए। बिल्कुल प्रोपोर्शनेट डाइट अगर होगी, बच्चे का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, हाइड्रेशन ठीक होगा, तो वो किसी भी समस्या से निपटने में सक्षम होगा। दूसरी चीज, जब भी पेरेंट्स नोट करते हैं थोड़ी खांसी हो रही है, समस्या बढ़ रही है, तो उसका समाधान जल्दी करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा रात को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चलो सुबह डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं सारे पेरेंट्स से कहता हूं कि यदि रात में बच्चे को सांस लेने में मुश्किल हो रही है, आप उसी समय डॉक्टर के पास इमरजेंसी में जाइए। खुद की सांस रोक के देखिए, सांस अगर रुकती है तो कितनी मुश्किल होती है। आपको नहीं पता उसको क्या फील हो रहा है, उसका सैचुरेशन डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना कम हो रहा है। तो इन चीजों को सावधान रहना चाहिए और सेंसिटिविटी इसमें थ्रेशोल्ड लोगों का लो होना चाहिए इमरजेंसी में ले जाने के लिए। आंकड़ों से साफ है कि दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से पोल्यूशन की वजह से विजिबिलिटी पर भी असर है। साथ ही साथ AQI गंभीर होने की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जिस जगह पर आप रह रहे हैं वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स आपकी सेहत के लिए कहीं खतरे की घंटी तो नहीं है। हवा की गुणवत्ता के आधार पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को 6 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो ये कैटेगरीज कौन सी वो भी आपको बता देते हैं। AQI अगर 0 से 50 के बीच है तो आप ये मान के चलिए कि ये अच्छा है, यानी हवा का न्यूनतम प्रभाव है, और इसका मतलब ये है कि हवा सांस लेने के लिए अच्छी है, सुरक्षित है। अगर AQI 51 से 100 के बीच है तो हवा को संतोषजनक माना जाएगा। हालांकि जो लोग संवेदनशील हैं उन्हें सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ जरूर हो सकती है। AQI का मीटर अगर 101 से 200 के बीच में है तो ये मॉडरेट यानी कि थोड़ा प्रदूषित माना जाता है, जिससे दमा और हृदय रोग से पीड़ित लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। AQI अगर 201 से 300 के बीच है तो समझने की जरूरत है कि हवा का स्तर खराब होना शुरू हो गया है, और लंबे समय तक अगर इस हवा में रहा जाए तो ज्यादातर लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। AQI का मीटर अगर 301 से 400 के बीच
है तो फिर हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और इस कैटेगरी को बहुत ज्यादा खराब हवा की कैटेगरी में कहा जाता है। इसका सीधे तौर पर मतलब यह है कि लंबे समय तक एक्सपोजर पर सांस की बीमारी हो सकती है। 401 से 500 के बीच या फिर उससे ऊपर AQI अगर है तो हवा बेहद खतरनाक है, जो स्वस्थ लोगों को भी प्रभावित कर सकती है और जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें और ज्यादा बीमार कर सकती है। मतलब साफ है कि अगर अच्छी हवा की बात की जाए तो विशेषज्ञों का कहना है कि AQI कम से कम 50 से कम होना चाहिए, और अगर इसके बाद के स्तर की बात करते हैं और 500 से भी ऊपर चला जाता है तो फिर ये इमरजेंसी की स्थिति कहलाता है, जिससे सांस संबंधी दिक्कत होने का खतरा बढ़ जाता है और लोगों को सलाह यही दी जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर के अंदर ही रहें। जिस हवा में फिलहाल हम सांस ले रहे हैं वो हमें बीमार करने के लिए काफी है। दिल्ली और NCR की आबोहवा में हॉस्पिटल के चक्कर लगवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन अगर हम अपने खान पान के तरीके में थोड़ा सा बदलाव ले आए, यानी कि उसमें पोषक तत्वों को और ज्यादा इंक्रीज कर दें, तो हमारे शरीर का इस खतरनाक प्रदूषण से लड़ने में शरीर को मदद मिलेगी। पानी या तरल पदार्थ हमें अच्छी मात्रा में लेना है ताकि जो पॉल्यूटेंट्स हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं वो हम फ्लश आउट कर सके। चौथा, हमें अच्छा खान पान रखना है ताकि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर के अंदर पहुंचे और ऐसी चीजों से बचे जो उत्तेजना और कर दे। जैसे कि हम बात करें फ्राइड फूड्स है, प्रोसेस्ड फूड्स है जिनमें शुगर ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है, या जो है बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेडन फूड्स है, इनसे हमें बचना है क्योंकि ये और पोल्यूटेंट्स की मदद करेंगे, तो हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो अगर हम अच्छा खाना खाएं, नींद अच्छी लें और हम इस वक्त बिल्कुल जो है बाहर जब भी निकले तो मास्क लगाकर निकले, तो हम काफी हद तक अपनी सुरक्षा कर सकते हैं क्योंकि ये आने वाले 14-15 दिन बहुत ज्यादा हमें दिक्कत देने वाले। तो अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आगाज हो चुका है। ये वर्ल्ड फूड फेस्टिवल का दूसरा एडिशन है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और इस फूड फेस्टिवल में करीब 80 देश और 200 से ज्यादा शेफ्स हिस्सा ले रहे हैं, यानी कि आपको यहां पर देश ही नहीं बल्कि विदेशी व्यंजनों का भी लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन और चमचमाते फूड स्टॉल, ये तस्वीरें वर्ल्ड फूड फेस्टिवल की हैं, जिसके दूसरे एडिशन का आगाज आज हो चुका है। दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुए इस फूड फेस्टिवल का उद्घाटन करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जिन्होंने उद्घाटन के बाद वहां लगे फूड स्टॉल्स का जायजा लिया। इस बार का ये वर्ल्ड फूड फेस्टिवल पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और खास है क्योंकि इसमें करीब 80 देश और 200 से ज्यादा शेफ हिस्सा ले रहे हैं, जो यहाँ पर तरह तरह के व्यंजन बनाकर लोगों को परोसेंगे। इतना ही नहीं, इसमें देश के 23 राज्य और कई मंत्रालय भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, यानी इसमें आने वाले देशी विदेशी मेहमान हर तरह के जायके का लुत्फ उठा सकेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खाने पीने के जो शौकीन है उनके लिए सबसे बड़े फूड फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया और इसके साथ अब ये फेस्टिवल 3 दिन चलने वाला है, यानी 3 नवंबर, 4 नवंबर और फिर 5 नवंबर को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका समापन करेंगी। खास बात यह है कि 80 से ज्यादा देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं, साथ ही 200 से ज्यादा शेफ अपनी कलाकारी यहाँ लोगों को परोसने पहुंचे हैं। इसके साथ ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दूसरे फूड फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया तो उन्होंने कहा कि भारत अब खाने पीने की दुनिया में भी अपनी पैठ बना रहा है, यानी पकड़ बना रहा है। और यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो अलग अलग देश जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। मेरे सामने ब्राजील का काउंटर बना हुआ है, इसके साथ ही पीछे अगर आपकी नजरें जाए तो पीछे आपको कोरिया का काउंटर नजर आएगा। इसके साथ जापान, इंडोनेशिया और ऐसे तमाम देश जो हैं वो यहाँ पहुंचे। इस बार का फूड फेस्टिवल इसलिए भी खास है क्योंकि वर्ल्ड फूड फेस्टिवल के इस दूसरे संस्करण में आयुष मंत्रालय के 6 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें मिलेट्स पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। आयुष मंत्रालय के मुताबिक इस उत्सव को खास बनाने के लिए चेन्नई के CCRS ने पंचमुत्ती दलिया, हिबिस्कस जैम, हिबिस्कस जलसेक चाय, सफेद ज्वार की गेंदें, ओक फन कंद सूप, फिंगर मिलेट बॉल, हलीम नाचोस,
और भृंगराज कन्फेक्शनरी जैसी चीजें स्टॉल्स पर देखने को मिलेंगी। कई ऐसी चीजें जो मिलेट से तैयार होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो यहाँ पर आपको ऐसी चीजें नजर आएंगी जो अमूमन हम नहीं देखते हैं, यानी एलो जेली, ये महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है। साथ ही हमने मिलेट्स की बात की थी तो मल्टी मिलेट्स बॉल आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। जैम, हिबिस्कस का ये जैम आपको नजर आएगा। अलग अलग तरह के ब्रेड, मिलेट से बने हुए ब्रेड भी यहाँ पर मौजूद है। तिल के लड्डुओं की अगर बात करी जाए, और यहाँ पर देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर आपको हलवा, घीक्वार नजर आ रहा है। कई ऐसी चीजें, गुलकंद नजर आ रहा होगा, आमले का मुरब्बा नजर आ रहा होगा। यानी आयुष मंत्रालय भी इस फूड फेस्टिवल में एक और जहां बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। साथ ही कई ऐसी चीज है जिससे हमारे जो लोग हैं, देश के लोग, वो भी रूबरू नहीं है, उन्हें भी रूबरू कराने का एक मौका। यहाँ पर देखिए कई अलग अलग तरह के लड्डू बनाए हुए हैं जो खाने में भी टेस्टी हैं, साथ ही ये हमारी सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है। इससे पहले 2017 में पहला इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया था, जहां 918 किलो खिचड़ी बनाने का रिकॉर्ड कायम हुआ था, जिसके बाद अब इसका आयोजन हो रहा है। 3 से 5 नवंबर तक चलने वाले इस वर्ल्ड फूड फेस्टिवल में आपको भारतीय खान पान के साथ भारतीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में आपको किन किन राज्यों के जायके देखने को मिलेंगे और क्या खास है राज्यों के इन फूड स्टॉल्स में, ये बता रही मेरी सहयोगी नीतू झा। अब राज्यों की अगर बात की जाए तो इस फूड फेस्टिवल में 23 राज्यों ने हिस्सा लिया। इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब के स्टॉल के ठीक बाहर और अंदर चलते हैं और देखते हैं पंजाब के स्टॉल में क्या कुछ खास है। खास बात ये भी है कि स्टॉल को अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ खाने पीने से संबंधित नहीं है, बल्कि यहाँ पर स्टार्टअप को भी एक जगह दी गई है। पंजाब आए तो ये सोच कर आए कि छोले भटूरे होंगे, लेकिन यहाँ पर पंजाब की खेती हमें दिखाई जा रही है। हमें ये दिखाया जा रहा है कि पंजाब में कौन कौन सी फसलें होती हैं, वहाँ कौन कौन सी सब्जियां उगाई जाती है। और अगर आप यहाँ तस्वीरें देखें तो आपको, क्योंकि हम मिलेट ईयर मना रहे हैं, तो आपको मिलेट की ये कुकीज नजर आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया। और अगर G20 की बात की जाए, किसी बड़े समिट की बात की जाए, वहाँ मिलेट की जो तस्वीरें हैं वो जरूर नजर आती है। और यहाँ पर पंजाब के स्टॉल में भी आपको ऐसी तस्वीरें नजर आएगी। साथ ही यहाँ मशरूम, और इसको क्या कहते हैं, ये क्या नजर आ रहा है? ढींगरी है, ओस्टर ढींगरी का, ढींगरी सीड। मशरूम की वैरायटी होती है, ये भी मशरूम की वैरायटी है एक। ये मशरूम की एक वैरायटी, यानी हमें वो ऑर्गेनिक चीजें दिखाई जा रही हैं यहाँ स्टॉल्स में जो किसी राज्य को खास बनाती है। चलिए सिक्किम तो हम आ गए हैं और आपको दिखाते हैं सिक्किम के राज्य में क्या कुछ खास है। सबसे पहले, क्योंकि फूड फेस्टिवल की बहुत बात की है हमने, तो खाना दिखाना भी बनता है। मैं अपने विजय से कहूंगी कि इस तरफ आए और दिखाएं कि सिक्किम के खाने में क्या क्या खास है। क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नूडल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ देखिए नूडल्स पक भी रहे हैं। जरा आप इधर आइए, क्योंकि आपने हमें कहा था कि आप हमें स्टॉल के बारे में समझाएंगे। क्या मौजूद है सिक्किम में, क्या क्या खाने में खास है? अच्छा, तो सिक्किम में क्या है कि यूजुअली जो नॉर्मल पीपल लोग फेस्टिवल्स में हो या नॉर्मली जो लोग कंज्यूम करते हैं ज़्यादातर, वो सारे पड़े हुए, जो पहला वाला पड़ा हुआ है, जो आप प्लीज कैमरा उतर दिखा सकें, जो पहले वो जो वाला गोल गोल वाला है, उससे कहते हैं सिल रोटी कहते हैं, जो यूजुअली नॉर्मल फेस्टिवल में भी यूज़ किया जाता है इसे, और नॉर्मल भी लोग स्नैक्स के तौर पे खाते हैं। और जो ये पहला वाला पड़ा वहाँ पे उसे ज़ेरो कहते हैं इन सिक्किमीज लैंग्वेज। और उसके बाद में जो है वो कॉर्न का एक स्नैक जैसा ही है, बट प्योर कॉर्न से बना होता है, कुछ भी एडेड नहीं होता है। पूरा नॉर्थ ईस्ट दिखाते हुए ये खूबसूरत कलाकारियाँ भी आप साथ में देख रहे हैं फूड फेस्टिवल के अलावा। देखिए ये सारी जो ये खूबसूरत तस्वीरें हैं, ये हैंडक्राफ्ट है, ये सब सिक्किम की पहचान है। यानी ये सब सिक्किम में बनाया जाता है, ये सब हैंडक्राफ्ट हैं। और सीधा सिक्किम से फूड फेस्टिवल में हिस्सा लेने यहाँ जो लोग आए हैं उसे अपने हाथों से बनाकर लाए हैं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।